हेलो स्टूडेंट, आई मधु यादव और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने आंसर की एंड सोल्यूशन ऑफ NSEJS बायोलॉजी का आंसर की एंड सोल्यूशन। तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, पार्ट A1। तो स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स एंड फंजाई सम ऑर्गेनेल्स आर फाउंड विच कन्वर्ट लिपिड्स टू शुगर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑयल सीड्स जर्मिनेशन, व्हाट आर दीज। क्वेश्चन है कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में और फंजाई में क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं जो क्या करेंगे, जो सीड ऑयल होता है उसको क्या करेंगे, शुगर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर होते हैं ग्लाइओक्सिसोम जिनमें चलता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्लाइओक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनालिसिस ऑफ वेस्ट वाटर इश्चेरिचिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई को हम क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में ई कोलाई का यूज हम करते हैं फीकल मैटर की एनालिसिस के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म फॉर परफॉर्मिंग अ प्लेट काउंट, बी ऑप्शन है एन इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटेमिनेशन ऑफ water. The correct option is an indicator of fecal contamination of water. Next question, acid rain damages soil and lakes. Its high level depositions have damaged high altitude forests since being encircled by acidic fog and clouds. It also affect aquatic plants and animals. Which pH range is most suitable for the survival of aquatic biota? कह रहा है क्वेश्चन कि एसिडिक रेन जो होती है वो पानी को और ऑर्गेनिजम्स को, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म सबको अफेक्ट करती है। बट यहाँ तक इस क्वेश्चन का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो एक्वेटिक मीडियम वाले बायोटा है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए एक सुटेबल पीएच रेंज क्या होगा। तो पीएच अगर देखिए ये क्या हो गया, हाईली एसिडिक मीडियम, तो इसमें ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हो गया एक मीडिएट जो ज़्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक है, और स्लाइटली क्या है, इसका एल्कलाइन मीडियम है। ये बहुत ज़्यादा एल्कलाइन मीडियम हो गया, और ये तो सबसे ज़्यादा हाइयर पहुंच गया एल्कलाइन मीडियम। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, 6.5 to 7.5 एप्रोप्रिएट पीएच फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इंक्लूड सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है वो सेक्स कॉर्टिकोइड होते हैं। बेस्ड on the intensity of the action which of the following ovarian hormone is produced in large amount। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके कॉर्टेक्स पार्ट से दो पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जो सेक्स कॉर्टिकोइड हार्मोन है जिन्हें हम स्टीरॉयडल हार्मोन्स कहते हैं, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, एक्शन की इंटेंसिटी के हिसाब से बताना है कि ओवेरियन हार्मोन कौन सा हार्मोन होगा जो ओवेरी से रिलीज होता है, इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में कौन सा होगा। तो ऑप्शन आएगा हमारा सी, एस्ट्राडाइओल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, देर आर अबाउट 26 वर्टिब्रा। इनका सिक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा, 7, 12, 5, 1, 1। ये एडल्ट में है, बाकी 5, 5, 4 भी होता है लास्ट में, बाद में जो बोन्स है वो ज्वाइन हो जाती है। इनमें से ये होती हैं सर्विक्स, ये होती हैं थोरेसिक, ये होती हैं लंबर, ये होती हैं सैक्रल, और ये होती हैं कॉक्सिजियल। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की डिफरेंट वर्टिब्रा हैं। क्या है, वर्टिब्रा है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा इज रिलेटेड विद द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन से रिलेटेड कौन सी वर्टिब्रा है, तो पेल्विक रीजन से रिलेटेड वर्टिब्रा है आपकी सैक्रल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ईएमपी पाथवे, व्हाट इज ईएमपी पाथवे। ईएमपी का जो दूसरा नाम है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टूट जाता है। तो वो वाला पाथवे को हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे, क्योंकि यहाँ पर ईएमपी का मतलब है एम्बेडेड मेयर ऑफ एन पैरानास, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। कैटालाइजिंग द रिएक्शन आर नंबर E1 to E10, 10 स्टेप प्रोसेस होता है। एट विच एंजाइम लेवल एटीपी आर जनरेट। अब यहाँ पर कौन सी लेवल पर एटीपी जनरेट होंगे, कहाँ पर एटीपी जनरेट होंगे, सबस्ट्रेट लेवल पर। तो देखिएगा, सबसे पहला होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाई PGA, 1,3
डाई PgAl, 1,3 डाई PGA, 3 PGA, फिर इसके बाद में आता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, देन आता है पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ATP कहाँ पर जनरेट होगा, तो ATP जनरेट का मतलब है कि यहाँ पर ATP किससे बनेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो ये तो फ्रीली फॉर्म में वैसे ही मिलेगा, तो हमें चाहिए फॉस्फेट, क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। तो जहां से फॉस्फेट रिलीज हो रहा है उसी स्टेप में क्या होगा, ATP जनरेट होगा। अगर इस वाले में हम देखें तो यहाँ पर होगा हमारे इधर 1,3 यानी कि कितने हैं, 2, 1,3 डाई यानी कि 2, फोस्फो यानी कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर एक फॉस्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसका मतलब इस फॉस्फेट ने क्या बनाया है, एक ATP क्या किया है, जनरेट किया है। इसके अलावा दूसरा स्टेप कहाँ है आपके पास में, यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फेट है, लेकिन लास्ट में क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, यानी कि यहाँ पर भी एक फॉस्फेट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। सो ये दोनों स्टेप में क्या हुआ है, हमारे ATP जनरेट होगा सबस्ट्रेट लेवल पर। ओके, तो ऑप्शन इज E7 एंड E10, क्योंकि यहाँ दोनों पर क्या होगा, ATP फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thick whitish band of semicircular nerve fiber is found bulging upon the inner surface of the dorsal wall of the east cerebral hemisphere. cerebrum जो होता है उसे हम 2 cerebral hemisphere में डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के अंदर। mammalian brain यानी ह्यूमन ब्रेन, चूज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर हम इस तरीके से देखें, लाइक इस तरीके से हमारा ब्रेन का डायग्राम बनता है और यहाँ पर होता है एक नर्व फाइबर का बैंड जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं हम इसे, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम ही वो नर्व फाइबर का बैंड है जो सेरिब्रम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेरिब्रम को ज्वाइन कर रहा है और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, इन एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिमेट्री ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हम डिफरेंट बेसिस लेते हैं क्लासिफिकेशन के, उनमें से एक बेसिस होता है सिमेट्री। सिमेट्री के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। इज अ डायग्नोस्टिक फीचर besides truly bilateral symmetrical animals, exceptionally some other animals also exhibit bilateral symmetry. तो जो पूरा फाइलम ही या पूरा क्लास ही क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनली भी ऐसे हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री क्या करते हैं, शो करते हैं। ऑल्सो एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, Which of the following is an example of such animals? कहने का मतलब जैसे इकाइनोडर्मेटा होता है, तो इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो उसका एडल्ट क्या होता है, रेडियल सिमेट्री वाला, उसका एडल्ट क्या होगा बेटा, रेडियल सिमेट्री वाला, जबकि उसका लार्वा क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री वाला। लार्वा क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल ढूंढना है जहां पर जनरली क्या है, सिमेट्री कुछ और है लेकिन एक्सेप्शनली कोई ऑर्गेनिज्म अदर सिमेट्री शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जियार्डिया, जियार्डिया इज द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, क्लियोना, ओबिलिया एंड ट्रिपेनोसोमा। तो अगर हम बात करें इन तीनों की तो ये तो हमारे हो गए प्रोटोजोआ के मेंबर और ये हो गया हमारा सिलेंट्रेटा। क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। और जानते हैं जैसा कि सिलेंट्रेटा में सिमेट्री मिलती है हमें रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि आप एक से ज्यादा बार उनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जियार्डिया होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं कि जियार्डिया की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होती है और हम इसको डिवाइड करने के लिए से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। कौन सी सिमेट्री शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो ऑप्शन ए होगा जियार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nissel's granules. Nissel's granules, clumps of ribosome found in neuron, are in fact ribosome RNA bodies. In which of the following do they occur? कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे? तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है ये होती है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स होंगे। यहाँ पर ये होंगे निसेल्स ग्रेन्यूल जो कि क्या होते हैं, ER, क्या होते हैं, ER से बने हुए होंगे। और यहाँ पर ER में भी क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो
क्या काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। तो ये मिलते हैं हमें न्यूरॉन्स में, कहाँ पर मिलेंगे, न्यूरॉन्स में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरसेस के लिए सही नहीं है? देखिए क्या है, ऑप्शन है द पोर्शन द प्रोटीन कैप्सिड, क्योंकि वायरस की अगर हम बात करें तो एक तो उनमें होता है प्रोटीन कैप्सिड, प्रोटीन का कोट, और एक होता है उनका जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल। यस, ठीक है, वो नहीं अंदर जाता है। अगर हम बैक्टीरियोफेज या कोई भी और वायरस लेते हैं, अगर उसको किसी भी दूसरे बैक्टीरिया सेल के अंदर हम उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं तो उनका प्रोटीन कोड कभी भी नहीं जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। यस, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होगा एक साथ। द विरियन, विरियन जो होते हैं रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली आउटसाइड द होस्ट। उसके बाद में आया है द वायरस रेप्लिकेट्स इन द बैक्टीरियल और अदर होस्ट सेल। यस, वो रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेशन मतलब खुद की जैसी कॉपी बनाना। ये ऑप्शन जो है ऑटोनोमसली आउटसाइड द होस्ट, होस्ट के बाहर कभी भी नहीं वो बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल नहीं है वायरस के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलस लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया है, कार्ल वॉन लिन, A Swedish botanist is credited with binomial nomenclature, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो टर्म में होता है, एक तो जीनस होता है और एक स्पीशीज होता है, दोनों टर्म। Plants and animals, while using binomials, he devised a system of classification of plants. His classification is, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो इनमें से कैरोलस लीनियस का कौन सा है? तो कैरोलस लीनियस का है आर्टिफिशियल, बिकॉज यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, जो किसकी खास बात है, आर्टिफिशियल की खास बात है। इसलिए बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन है कैरोलस लीनियस ने जो दिया है वो किसके अकॉर्डिंग है, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन 19th century farmers in Japan found that some seedlings of rice become, उन्होंने देखा था कि कुछ राइस के जो सीडलिंग है, छोटे छोटे से पौधे हैं, वो बाकी प्लांट से क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा टॉल हो गए हैं। दे कॉल्ड इट बेकाने डिजीज, बेकाने डिजीज या फुलिश सिडलिंग डिजीज नाम दिया था इसे, और मेड सिडलिंग या फिर फुलिश सिडलिंग डिजीज नाम दिया था। ऑल दीज मेड प्लांट्स वर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड बाय अ फंगस, और इस फंगस के नाम की वजह से ही, फंगस का नाम क्या था, फ्यूजीरेरियम मोनिफॉर्मी, या फिर एक और होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ फाइटो हार्मोन, उसने क्या दिया, एक फाइटो हार्मोन की डिस्कवरी करवाई। फाइटो हार्मोन्स मीन्स PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पर बाद में उसका क्या नाम दिया गया, तो उसमें बाद में नाम दिया गया था हमें जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, जो कि किसकी वजह से, उस फंगस की वजह से। फंजाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जो प्लांट था राइस का वो किससे इन्फेक्टेड था, उस फंगस से इन्फेक्टेड था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा टोल हो गया था और वो क्या हो गया था, स्टेराइल हो गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें सबसे एडवांस प्लांट, when the ovule is mature, mature जब होता है ओव्यूल, the pollen germinate on stigma, स्टिग्मा पर pollen grain क्या होता है, जर्मिनेट होता है, वहां से pollen tube बनती है, pollen tube के अंदर कौन होते हैं, male gametes होते हैं, travel through style and ultimately enters the ovule, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होती है स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, और यहाँ पर होती है ओवरी, और यहीं पर कौन मिलता है, ओव्यूल मिलता है। तो यहाँ पर आया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से बनी पोलन ट्यूब, जिसके अंदर क्या है, 2 मेल गेमीट है। अब यहाँ पर ये होता है कि इसकी एंट्रेंस जो है वो कैसे कैसे होगी इस पोलन ट्यूब की। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है कि वो कहाँ से एंटर हो सकता है। तो एक एंटर हो रहा है इस रीजन से, जो रीजन एंटीपोडल सेल की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं, ये एंटीपोडल सेल से, और इस रीजन को हम बोलते हैं कैलेजा। क्या बोलते हैं, कैलेजा। जो एंड यहाँ पर एक सेल है, एक इनमें से एक सेल होगी, एक सेल की तरफ है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड, और ये साइड में होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। तो तीनों तरीके से पोलन ट्यूब को एंटर कराया गया है। अब वो पूछ रहा है कि ABC क्या है, तो B से एंटर होगी तो ये होगा कैलेजोगेमी, ऐसे एंटर होगी माइक्रोपाइल,
पोर है, ये पोर है, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल पोर भी बोल सकते हैं हम। तो ये होगा पोरोगेमी, और ये इंटेगुमेंट से जा रहा है जो बाद में सीड कोट बनाता है। इंटेगुमेंट से जाने को हम बोलेंगे मीजोगेमी। तो रेस्पेक्टिवली देख लीजिए, ए का ऑप्शन हो जाएगा पोरोगेमी, बी का हो जाएगा कैलेजोगेमी और सी का हो जाएगा मीजोगेमी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, it is a common observation that members of cucurbitaceae family, मतलब जिसमें लौकी, मस्कमेलन सभी आते हैं, पंपकिन, वाटरमेलन आते हैं, have large fruits, इसके पास में बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, while their stems are usually not more than a finger thick। देखा होगा आप लोगों ने, इनका फ्रूट भले बहुत बड़ा होता है लेकिन इनका जो प्लांट होता है, स्टेम होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, फिंगर जितना होता है। What helps so much food to be translocated from leaves to the fruit for storage। अब फ्रूट इतना बड़ा है तो फ्रूट क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से वो क्या है, इतना बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्टेम तो इतना बड़ा है नहीं, तो ट्रांसलोकेशन किसने किया? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो लीव्स में फूड बन रहा है उसे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो किसने किया होगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। रीजन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एनाटोमी के अकॉर्डिंग देखें तो कुकुरबिटेसी फैमिली का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। व्हाट इज बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स? हियर बीच में क्या होता है? जाइलम होगा, जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम होंगी, क्योंकि ये स्टेम होगा तो स्टेम में ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम रिंग्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जॉइंट होंगे, बाइकोलेटरल है, बीच में जाइलम है, दोनों तरफ कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम, और यहीं पर ऐसे हो जाएंगे फ्लोएम, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। तो ये होता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो जो फ्लोएम पैचेस मिलेंगे दो, वो क्या करेंगे? ट्रांसलोकेशन कर देंगे, इसीलिए उनका क्या हो जाता है? फ्रूट में ज्यादा फूड स्टोरेज हो जाता है। तो ऑप्शन सी बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम बर्ड्स black plumage gene is dominant over white plumage gene. One black bird was mated with white feather. दो तरीके के बर्ड्स हैं, एक कोई बर्ड है, उनमें दो तरीके के बर्ड्स हैं, एक तो है व्हाइट कलर और एक है ब्लैक कलर। It resulted in all chicks with blue plumage. Selfing among these blue bird would result in। अब पूछा गया है कि यहाँ पर अगर ये है ब्लैक, क्या है? ब्लैक है, और यहाँ पर दूसरा वाला क्या है? व्हाइट है। तो अगर अब इनका हम क्रॉस करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, तो जो नई आएगी जनरेशन उसका रेशो क्या होगा? जीनोटाइप रेशो या फिनोटाइप रेशो, क्योंकि यहाँ पर इसने फिनोटाइप दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना कैरेक्टर, तो ये फिनोटाइप है डायरेक्टली। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन किस तरीके से होगा, तो ये एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसे हम पढ़ते हैं एंटीराइनम स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर, जिसमें क्या होता है? रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मिलता है हमें पिंक। सारे क्या मिलते हैं? पिंक मिलते हैं। कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन में। लेकिन जब इन पिंक का हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमें रेशो बिल्कुल अलग मिलता है, वो टोल और ड्वार्फ से अलग मिलता है, 1:1। तो जीनोटाइप भी यही होता है इसका, और फिनोटाइप भी यही होता है, यानी 1 तो हो गए हैं रेड, 2 हो गए हैं पिंक, और 1 क्या हो गया है? व्हाइट। ये इस फ्लावर की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है, व्हाइट है और कौन सा है? ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का है, तो इनका इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? ब्लू कलर का। कौन सा बनेगा? ब्लू कलर का। तो देख लीजिए, 1 तो क्या होगा? ब्लैक होगा, 2 क्या होंगे? ब्लू, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कलर है, और 1 ही क्या होगा हमारे पास में? व्हाइट होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 2 ब्लू। नेक्स्ट, द एडजेसेंट डायग्राम शोज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक स्पेशल टेक्निक है केमिस्ट्री में, जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसका यूज हम करते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसका पूरा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पिनेच लीफ, पालक की पत्तियों से निकाले गया जो एक्सट्रैक्ट है। पहले पालक की पत्तियों को लिया जाता है, उनको अच्छे से क्रश करके उनका जो निकलता है जूस, उससे हम क्या करते हैं? इस पेपर पर एक ड्रॉप, एक छोटी सी बूंद बना देते हैं, फिर इसे एक सॉल्वेंट के अंदर रख देते हैं,
फिर इस सॉल्वेंट को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर सॉल्वेंट भी ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर कौन चढ़ेगा, जो पालक की पत्ती में जो पिगमेंट्स होंगे वो भी ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल दिया हुआ है कि 1 वाला पिगमेंट, 2nd वाला, 3 वाला और 4th वाला, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम बिलो अपवर्ड, अब इनका सीक्वेंस क्या होगा, तो इनके लिए हम एक प्रैक्टिकली RF वैल्यू निकालते हैं, रिटेंशन फैक्टर। क्या निकालते हैं, रिटेंशन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट ने कौन सी डिस्टेंस ली अपॉन वो जो पिगमेंट है उसने क्या डिस्टेंस ली, इनका रेशो निकाल करके जो वैल्यू आती है वो वैल्यू एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होगा ये होगा क्लोरोफिल बी, ये क्या होगा, क्लोरोफिल बी। ये होगा क्लोरोफिल ए, इट इज ज़ैंथोफिल, इट इज ज़ैंथोफिल। और लास्ट में होगा कैरोटीनोइड, कौन होगा, कैरोटीनोइड होगा। तो इस तरीके से देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। तो अगर पहले की बात करें तो वो है क्लोरोफिल बी, सही है। दूसरा है क्लोरोफिल ए, सही है। कैरोटीनोल्स, ठीक है। और लास्ट में है कैरोटिन्स, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following evolutionary lineage of man can be categorized under प्रीहिस्टोरिक मैन। प्रीहिस्टोरिक मैन में किस किस को रखा गया है, तो प्रीहिस्टोरिक मैन में आपके पास में आ जाते हैं होमो हैबिलिस, कौन आ जाएंगे, होमो हैबिलिस। उसके बाद में आता है होमो इरेक्टस, क्या आता है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो होता है उसके डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज होती हैं, लाइक एक होता है जावा मैन, एक होता है पिकिंग मैन और एक लास्ट में होता है हिडलबर्ग। क्या होता है, हिडलबर्ग। तो यहाँ पर वही पूछा गया है प्री हिस्टोरिक मैन कौन से हैं। तो एक तो है रामापिथिकस, नहीं ये इनसे भी पहले वाले हैं, नहीं है रामापिथिकस नहीं होंगे। उसके बाद में है होमो हैबिलिस, यस ये रहा होमो हैबिलिस है। फिर ऑप्शन है होमो सैपियंस फॉसिल्स, नहीं ये नहीं, ये इनके बाद वाले हैं, प्री हिस्टोरिक मैन के बाद वाले हैं, जो मॉडर्न मैन है उनसे रिलेटेड है वो होमो सैपियंस फॉसिलिस। और ये आएगा होमो हिडलबर्ग जेनेसिस, यानी कि ये किसकी स्पीशीज है, एक होमो इरेक्टस की, किसकी है, होमो इरेक्टस की, जावा, पिकिंग मैन और हिडलबर्ग। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे बी डी। ये है मल्टीपल क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 56 से, तो इनके एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी एंड डी, होमो हैबिलिस एंड होमो हिडलबर्ग जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल है। सेलेक्ट द सेट ऑफ डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेरीबेरियन पेलिग्रा, यस होती है। उसके बाद में दिया हुआ है डर्मेटाइटिस एंड वर्निकल कोर्सेकॉफ सिंड्रोम, यस ये भी होता है। एक है किलोसिस एंड पर्निशियस एनीमिया, ये भी होता है। लेकिन मेरास्मस एंड क्वेशरकोर ये होते हैं हमारे प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन की वजह से और एक होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या हम कैलोरी बोल सकते हैं, दोनों की जब माल न्यूट्रिशन हो जाता है तब होता है बच्चों में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे तीनों हैं ए बी सी, मेरास्मस एंड क्वेशरकोर प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रेनी सीजन बायोलॉजी टीचर टुक द स्टूडेंट ऑन अ प्लांट कलेक्शन। बारिश के बाद में बायोलॉजी टीचर ने बच्चों को क्या दिया है, प्लांट कलेक्ट करने को बोला है। फ्रॉम अ पॉन्ड, तालाब से। पॉन्ड का मतलब है यानी कि ये सभी क्या होंगे, फ्रेश वाटर वाले, क्या होंगे, फ्रेश वाटर वाले होंगे। दे कलेक्टेड अ बीकर ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब मरीन वाटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पानी जो है फ्रेश वाटर हम बोलेंगे उसको। दे कलेक्टेड अ बीकर ऑफ वाटर विद एक्वेटिक प्लांट, अब बीकर में कौन कौन से प्लांट है वो बता रहे हैं। द स्टूडेंट आर लाइकली टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन इट, इसके अंदर कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा है उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा स्पाइरोगायरा, एल्गी है, एजोला, रिक्सिया, रिक्सिया क्या है, ब्रायोफाइटा है, कॉस्मेरिया अगेन एल्गी है। उसके बाद में यूलोथ्रिक्स एल्गी, क्लोरेला एल्गी, कारा एल्गी और रिक्सिया ब्रायोफाइटा है। लेकिन ब्रायोफाइटा और एल्गी तो सभी क्या होते हैं, एक्वेटिक। ब्रायोफाइटा और एल्गी क्या होंगे, सभी एक्वेटिक मीडियम वाले होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स है तो वो नमी वाले जगह पर, और ये एजोला जो होता है ये फ्लोटिंग होता है, क्या होता है, ऐसा एल्गी है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। बाकी तो सभी शेडी एरिया में होते हैं, पानी के पास वाले एरिया में होते हैं, लेकिन एजोला जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा तो होगा ही सही। उसके बाद है मार्केंशिया, अगेन ये एक ब्रायोफाइट है। फ्यूनेरिया ये भी ब्रायोफाइट है, ये होगा लिवर बट और वो है
सॉरी ये लिवर बर्ट है और ये क्या है, मोसेज है। क्या है, मोसेज है। तो ये दोनों ब्रायोफाइट है, लाइकोपोडियम और नीटियम। लाइकोपोडियम जो है वो है एक टेरिडोफाइट। क्या है, टेरिडोफाइट है। और नीटम क्या है, जिम्नोस्पर्म। नीटम क्या है, जिम्नोस्पर्म है। साल्विनिया, एजोला, क्लोरेला और क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा भी क्या है, एल्गी है। बाकी तो डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर अगर बात करें लाइकोपोडियम और नीटम की, क्योंकि ये क्या है, टेरिडोफाइट है और ये तो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो टेरिडोफाइट ही तो ऐसे पहले प्लांट थे जिनकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी खत्म हो गई थी किसके, पानी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम और नीटम जो है वो पानी के अंदर नहीं मिल सकते हैं। वो जो बच्चे ने, जो स्टूडेंट ने, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए जो इकट्ठा किया है उसमें नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी नहीं है। बाकी सभी जो है वो पानी के अंदर मिलने वाले प्लांट्स है। एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे एक्सेप्शनली टेरिडोफाइट भी हो। टेरिडोफाइट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस पार्ट्स ऑफ मैमेलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन, जिसमें होंगे हमारे, एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक होती है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में होती है पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप। Through process like ultrafiltration, selective reabsorption by active transport, reabsorption by passive osmosis and secretion, while the filtrate flow through different parts of the uriniferous tubule। यहाँ पर दिया गया है, ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दी हुई है, जिसमें ये है वोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, मेल्पिजियन बॉडी, और ये है पीसीटी, ये हेनले लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अमंग द नंबर्ड पार्ट, ये यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, 1 से लेकर के 6 तक दिए हुए हैं। अबव डायग्राम द ऑप्शन आर गिवन इन द मैनर दैट दे हाईलाइट टू एस्पेक्ट सेपरेटली। दो डिफरेंट एस्पेक्ट दिए हुए हैं। कौन से हैं, देखिए, हैविंग कॉलमनर एपिथेलियल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है जिनके ऊपर क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर, जो कि होती है ऑब्जर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सुटेबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड दोज पार्ट कंप्लीटली और पुअरली परमिएबल टू वाटर। और ऐसे पार्ट भी हैं जो या तो थोड़े से परमिएबल हैं वाटर के लिए, या पूरी तरीके से क्या है, परमिएबल है वाटर के लिए। तो आपको कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि हाँ ये दोनों शो कर सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला दिया हुआ है पीसीटी। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर। दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन असेंडिंग लिम्ब क्या होती है, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। डीसीटी जो है, डीसीटी ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, डीसीटी में कंडीशनल। कंडीशनल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर होगा केवल एडीएच की प्रेजेंस में, एडीएच वेसोप्रेसिन, जब तक वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वही क्या करता है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये भी कंडीशनल हो गया, नॉर्मली तो नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली ये किसी एक पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक से ज्यादा नेफ्रॉन आकर के इकट्ठा क्या होती है, वहां पर ओपन होती है। ये हुई है ना डिफरेंट ब्रांचेस, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की ब्रांचेस क्या होंगी, अदर नेफ्रॉन की डीसीटी से जुड़ी होंगी। क्या होंगी, अदर नेफ्रॉन की डीसीटी से। यानी कि ऑप्शन 6 जो है वहां पर तो हम भले वो H2O का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेफ्रॉन बोला गया है। वो किसी पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट नेफ्रॉन का पार्ट होता है, क्योंकि वहां पर कई सारी क्या होती है, नेफ्रॉन आकर के ओपन होती है कॉमनली। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, 4 5, यानी कि 4 वाला हमसे कहता है ये है असेंडिंग लिम्ब। ये क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पुअरली परमिएबल बोल सकते हैं हम। उसके बाद में दिया है 5 क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर क्या है, ये तो इम्परमिएबल है और ये क्या हो गया, ये इम्परमिएबल और ये कंडीशनड, यानी कि ये दोनों ही काम नहीं है। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है डीसीटी में और उसमें भी हो रहा है सीटी में, लेकिन हम डीसीटी को कंडीशन मानेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन के हिसाब से हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन हमको देखना है, दोनों एस्पेक्ट में से कोई सा भी देख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 1 में क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोनों काम हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और हाँ ब्रश बॉर्डर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर दिया हुआ है 2 3, 2 यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब, ये क्या होती है, परमिएबल फॉर वाटर, रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर। और 3 जो है वो है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इम्परमिएबल होता है। क्या होता है, ये इम्परमिएबल होती है। असेंडिंग लिम्ब क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, ये वाली डिसेंडिंग होती है, परमिएबल होती है। और ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दिया हुआ है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो
6 है, वो क्या है, कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो यहाँ पर 6 वाले को तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 6 वाले में क्या है, कलेक्टिंग ट्यूबुल आ रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एक न्यूरॉन का काम नहीं है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग ट्यूबुल में आकर के क्या हो रही है, ओपन हो रही है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे A, B, C, यानी कि हमारे ऑप्शन हो गए 4, 5, 1 और 2, 3। ओके, थैंक यू।